हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम ईओआरओ एग्ज़ाम पार्ट बी से संबंधित जो आपकी योजनाएं दी गई है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपका रहेगा। 3 योजनाएं मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। आज हम 2 योजनाओं की बात करने वाले हैं, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और इसके साथ साथ हृदय योजना की आज हम बातचीत करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2024-25 का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। जो भी विद्यार्थी ईओआरओ का एग्जाम देने वाले हैं 23 मार्च को, वो इन वीडियोज़ को देख के जरूर जाइए दोस्तों। पहला वाला वीडियो भी आप देखिए और दूसरा वाला भी देखिए। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ आपका सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी ईओआरओ का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को देख के जरूर जाइए, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसको बोला जाता है डे एन्युअलम। क्या बोला जाएगा दोस्तों? इसे डे एन्युअलम बोला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी डे एन्युअलम जो है इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य हो जाएगा मेरा रोजगार उन्नति का आधार। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा रोजगार उन्नति का आधार। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, मेरा रोजगार उन्नति का आधार। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अभी जो आपकी आर्थिक समीक्षा आई है 2024-25 वाली, तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। डे एन्युअलम जो है दोस्तों, इसके तहत जो प्रगति हुई है आपकी दिसंबर 2024 तक, वो यहां पर दर्शाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये डेटा मैंने आर्थिक समीक्षा 2024-25 से लिया है दोस्तों। यहां पर सबसे पहले आप देखिए एसएचजी के बारे में दिया गया है, स्वयं सहायता समूहों का गठन। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 21-28 हो जाएगी। तो अगर आपकी 24-25 के अनुसार देखा जाए तो 21-28 जो है ये स्वयं सहायता समूह की संख्या हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए स्वयं सहायता समूहों का रिवॉल्विंग फंड जो है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है, तो ये 1238 है। ये कितनी हो जाएगी आपकी? 1238 हो जाएगी। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवाऊंगा दोस्तों, सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट डेटा है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको रखा है। स्वरोजगार हेतु ऋण जो है ये व्यक्तिगत एवं समूह की संख्या जो है ये आपकी 1447 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1447 हो जाएगी। और अगर आपसे बात की जाए स्वयं सहायता समूह में क्रेडिट लिंकेज की संख्या कितनी है, तो ये आपकी 465 हो जाएगी। तो ये डेटा आपका जो है ये 2024-25 के अनुसार है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो 21-28, 1238, 1447, 465, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसएचजी जो है इसका तो 21-28 हो जाएगा, रिवॉल्विंग फंड 1238 हो जाएगा। व्यक्तिगत एवं समूह का पूछा जाए स्वरोजगार हेतु ऋण की संख्या कितनी है, तो 1447 हो जाएगा। और क्रेडिट लिंकेज पूछा जाए तो 465 हो जाएगा। और यही सेम डेटा आप 2023-24 के अनुसार भी देख लीजिए दोस्तों। ये 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में भी दिया गया है। एसएचजी जो है इनकी संख्या हो जाएगी 3261 और आपके रिवॉल्विंग फंड की हो जाएगी 2433। स्वरोजगार हेतु ऋण व्यक्तिगत समूह की हो जाएगी 3217 और स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज की हो जाएगी यहाँ पर 837। तो ये दोनों डेटा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब यहां पर हम सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है दोस्तों, इसके साथ आपकी कौन सी योजना विलय कर दी गई है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं होगा, जनधन योजना नहीं होगा, अमृत मिशन भी नहीं होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन मेरा रोजगार उन्नति का आधार। ये आपको ध्यान रखना है, ध्येय वाक्य हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, इस योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो आपकी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है दोस्तों, इसका प्रारंभ कब किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल। 1 जनवरी 2014, 31 जनवरी 2014, 1 अप्रैल 2014 या 31 जून 2014? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2014। कब किया गया दोस्तों? 1 अप्रैल 2014 को आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है इसकी स्टार्टिंग की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो थी ये आपकी कब प्रारंभ हुई थी? 1997 में प्रारंभ हुई थी। इसकी ही जगह आपकी दोस्तों जो है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना प्रारंभ हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आपकी कब की हो जाएगी? 1997 की हो जाएगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित इसको कब किया गया? तो इसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है इसे पुनर्गठित किया गया था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में। तो ये 23 सितंबर 2013 को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में इसे पुनर्गठित कब किया गया? तो 23 सितंबर 2013 को किया गया। और वित्त वर्ष पूछा जाए तो 2014-15 यहां पर हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन इसका नाम डे एन्युअलम कब रखा गया? तो डे एन्युअलम इसका नाम कब रखा गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये आपका 19 फरवरी 2016 को रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब रखा गया? 19 फरवरी 2016 को रखा गया था। तो तीनों डेट ध्यान रखनी है दोस्तों। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 हो जाएगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित 23 सितंबर 2013 को हुआ। वित्तीय वर्ष आपका 2014-15 हो जाएगा। डे एन्युअलम का नाम जो है ये 19 फरवरी 2016 को परिवर्तित किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2014 को हुई थी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, डे एन्युअलम योजना का नोडल मंत्रालय निम्न में से है। तो इसका नोडल मंत्रालय आपसे पूछा गया है। इसकी नोडल एजेंसी क्या हो जाएगी? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, या आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ए वो बी दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डे एन्युअलम जो है दोस्तों, इसका नोडल मंत्रालय आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राज्य में इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है भाई साहब, तो राज्य में इसका क्रियान्वयन जो है ये स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है। कौन कर रहा है? स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य में पूछा जाए तो स्वायत्त शासन विभाग है। और अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो ये आपकी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय हो जाएगी। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, एकदम शानदार सवाल आपके सामने है। डे एन्युअलम के घटकों में शामिल है। तो डे एन्युअलम जो है दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके घटक में क्या क्या शामिल है? समता निर्माण एवं प्रशिक्षण, सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, स्वरोजगार कार्यक्रम, या फिर उपरोक्त सभी। तो समता निर्माण इसमें शामिल है, सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास इसमें शामिल है, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता इसमें शामिल है, स्वरोजगार कार्यक्रम इसमें शामिल है। तो उपरोक्त सभी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके प्रमुख घटक आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए आप, ठीक है। डे एन्युअलम जो है इसके प्रमुख घटक देखिए आप, समता निर्माण और प्रशिक्षण, ठीक है, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम, अभिनव और विशेष परियोजनाएं। तो ये आपके दोस्तों ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, स्वरोजगार कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है आपका, शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना है, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता भी है, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास है, समता निर्माण और प्रशिक्षण भी इसमें दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इसमें घटक कौन कौन से शामिल है आपके समता निर्माण और प्रशिक्षण में, तो समता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंदर आपके स्पेशल घटक दिए गए हैं। तो उनका जो है अध्यक्ष कौन होगा? जैसे अगर आपसे पूछा जाए शासकीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो ये आपका नगरीय विकास मंत्री होगा। शासकीय परिषद का अध्यक्ष नगरीय विकास मंत्री होगा। कार्यकारी समिति का अध्यक्ष आपका शासन सचिव होगा, जबकि जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष आपका जिला कलेक्टर होगा। और ये किसके तहत दिया गया है? ये आपका समता निर्माण और प्रशिक्षण वाला जो घटक है उसके तहत दिया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। शासकीय परिषद का अध्यक्ष आपका नगरीय विकास मंत्री होगा, कार्यकारी समिति का शासन सचिव होगा, जिला स्तरीय समिति का जिला कलेक्टर होगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शासकीय में आपका शासन नहीं आएगा, शासकीय में नगरीय विकास मंत्री है और कार्यकारी में आपका शासन आ जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, डे एन्युअलम योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य वित्त पोषण अनुपात निम्न में से है। तो केंद्र राज्य वित्त पोषण अनुपात आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 70-30, 50-50, 60-40 या आपका 100-0। तो दोस्तों डे एन्युअलम में आपका केंद्र राज्य वित्त पोषण हो जाएगा 60-40। कितना हो जाएगा? 60-40 हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में एन्युअलम का कार्यान्वयन 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख और इससे अधिक आबादी वाले शहरों में किया गया है। तो 1 लाख या फिर आपकी इससे अधिक आबादी वाले शहरों में इसका जो है क्रियान्वयन किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए इसका कार्यान्वयन जो है कौन सी योजना में किया गया, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2011 की जनगणना के अनुसार, और 1 लाख और इससे अधिक आबादी वाले शहरों में इसका क्रियान्वयन किया गया है। यह आपका इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इसका क्रियान्वयन किया गया है, 1 लाख या इससे अधिक। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, निम्न में से डे एन्युअलम योजना का उद्देश्य है। तो डे एन्युअलम योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। तो ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीणों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना, शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, या ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन प्रदान करना। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मान के चलिए ऐसा सवाल आपका पूछा जाएगा। तो डे एन्युअलम का योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हो जाएगा इसका शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर अन्य उद्देश्य अगर आपसे पूछे जाए तो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को स्वरोजगार प्रदान करना। तो स्वरोजगार भी प्रदान करना है शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से। इसके साथ साथ शहरी गरीब महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और असुरक्षित कार्य में लगे व्यक्तियों को थ्रिफ्ट और ऋण आधारित स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए आप, डे एनुअलम द्वारा महिलाओं के उद्यमिता में करियर बनाने के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ 21 जून 2023 को समझौता हुआ है? कब दोस्तों? 21 जून। ये डेट ध्यान रखनी है, ये डेट पूछी जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है ये डेट आ सकती है, 21 जून 2023। तो दोस्तों आपकी डे एनुअलम द्वारा महिलाओं के लिए उद्यमिता में करियर बनाने के उद्देश्य से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके साथ समझौता हुआ है 21 जून 2023 को। कौन सी संस्था है वो? यूएनईपी, यूएनईसीसी या यूनेस्को या आपकी यूएनडीपी। तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी यूएनडीपी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? यूएनडीपी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। यूएनडीपी 21 जून 2023 को समझौता हुआ है डे एनुअलम और आपका यूएनडीपी के मध्य 21 जून 2023 को। अब अगला सवाल देखिए, डे एनुअलम के स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? तो डे एनुअलम के स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख? तो दोस्तों पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाए, यानी व्यक्ति की बात की जाए तो यहां पर 2 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत तो 2 लाख हो जाएगा आपका, और अगर संस्थागत पूछा जाए तो संस्थागत कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि स्वयं सहायता समूह की बात की जाए तो एसएचजी द्वारा ऋण कितना हो सकता है? 10 लाख हो सकता है। यानी व्यक्तिगत कितना हो जाएगा? व्यक्तिगत तो आपका 2 लाख हो जाएगा। डे एनुअलम योजना के तहत इतना ऋण आपका लिया जा सकता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन एसएचजी की बात की जाए स्वयं सहायता समूह की तो वो 10 लाख तक ऋण ले सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। डे एनुअलम योजना के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा है, तो डे एनुअलम योजना के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा कितनी हो जाएगी? 18 से 40, 18 से 50, 21 से 50, 21 से 60। तो यहां पर आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपकी 18 से 50 हो जाएगी। बात हम किसकी कर रहे हैं? डे एनुअलम की कर रहे हैं, ठीक है। आयु आपकी और भी योजनाओं में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन डे एनुअलम के अंदर कितनी हो जाएगी? आपकी 18 से 50 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है, पूछा जाएगा, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार हेतु आयु सीमा कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 18 से 35 वर्ष हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार की आयु सीमा कितनी हो जाएगी डे एनुअलम में? तो ये 18 से 35 हो जाएगी। ऐसे तो आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? ऐसे तो आपकी जो हो जाएगी वो 18 से 50 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार हेतु आयु सीमा कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 18 से 35 वर्ष हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और प्रशिक्षण कितने माह का दिया जाएगा? तो 3 से 6 माह का आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 3 से 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के लिए आयु सीमा आपकी 18 से 35 साल हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, डे एनुअलम योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों में कौन शामिल है? तो लाभान्वित परिवारों में आपका कौन कौन शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। अंत्योदय सूची में शामिल परिवार, तो आपकी अंत्योदय सूची जो है दोस्तों इसमें शामिल परिवार, बिल्कुल सही बात है। बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवार, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आस्था कार्डधारी भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, 3 लाख रुपए तक है, ये भी यहाँ पर शामिल है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इस पीडीएफ को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। अगला सवाल देखिए, आश्रय स्थलों में कुर्सियों की दुकान का शुभारंभ किस शहर की नगर निगम द्वारा किया गया? तो किस शहर के नगर निगम द्वारा कुर्सियों की दुकान का शुभारंभ किया गया है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अजमेर हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुर्सियों की दुकान जो है इसका शुभारंभ अजमेर में किया गया, ठीक है, अजमेर नगर निगम द्वारा किया गया। अगला सवाल देखिए, डे एनुअलम में सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह एसएचजी को कितना रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों एसएचजी जो है इसको कितना रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाता है? हमने ऊपर देखा था दोस्तों, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वहां पे हमने संख्या देखी थी, वो संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कितने का रिवॉल्विंग फंड आपका दिया जाएगा? 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। तो दोस्तों अगर एसएचजी की बात की जाए तो इसको कितना दिया जाएगा? 10,000 दिया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और न्यूनतम 3 माह की अवधि तक कार्य करने पर दिया जाता है। तो न्यूनतम 3 माह तक आप कार्य करोगे तब ये आपको दिया जाएगा। तो 3 माह तक कार्य करने पर आपका रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा एसएचजी समूह को कितना? 10,000। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, एरिया लेवल फेडरेशन एएलएफ का निर्माण कितने एसएचजी से मिलकर होता है? तो आपका जो एएलएफ होता है दोस्तों इसका निर्माण कितने एसएचजी से मिलकर होता है? तो ये मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। 5 से 10, 10 से 15, 10 से 20 या 20 से 30। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आप देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड कर दिया है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, एएलएफ जो है, एएलएफ का निर्माण जो होता है ये आपके 10 से 20 जो है वो एसएचजी से मिलकर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एएलएफ, प्रत्येक एएलएफ को
50,000 का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। तो एएलएफ की बात की जाए तो एएलएफ को कितना आपका रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा दोस्तों? 50,000 दिया जाएगा। जबकि मैंने आपको ऊपर क्या बताया, ऊपर मैंने आपको एसएचजी का बताया था, उसमें आपका 10,000 का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। ठीक है, शहरी स्तर पर एएलएफ मिलकर सिटी लेवल फेडरेशन का निर्माण करती है। तो एसएचजी मिलकर तो किसका निर्माण करती है? 10 से 20 एसएचजी मिलकर तो आपका एएलएफ का निर्माण करती है। लेकिन काफी सारी एएलएफ मिलकर आपका किसका निर्माण करेगी? सीएलएफ का निर्माण करेगी, जिसे क्या कहेंगे हम? सिटी लेवल फेडरेशन कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, डे एनुअलम योजना में 3 लाख तक की शहरी जनसंख्या पर कितने शहरी आजीविका केंद्र सीएलसी का गठन किया जाता है? तो दोस्तों 3 लाख तक की शहरी जनसंख्या पर आपका कितना सीएलसी का गठन किया जाएगा? तो यहां पर आपका 1 सीएलसी का गठन किया जाएगा। 3 लाख पर 1 सीएलसी का गठन किया जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए आप, 3 लाख तक की शहरी जनसंख्या पर 1 सीएलसी, 3 से 5 लाख तक की शहरी जनसंख्या पर 2 सीएलसी, 5 से 10 लाख पर 3 सीएलसी, 10 लाख से अधिक 8 सीएलसी। डायरेक्ट ध्यान रखिए दोस्तों, 1 2 3 1 2 3, 3 लाख, 3 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, तो 1 सीएलसी, 3 लाख, 2 सीएलसी, 3 से 5 लाख, 3 सीएलसी, 5 से 10 लाख, और 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो 8 सीएलसी का गठन किया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से सवाल पूछा जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, डे एनुअलम योजना के तहत कितनी किस्तों में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो डे एनुअलम योजना जो है दोस्तों, इसमें कितनी किस्तों के तहत आपको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? 2 लाख, 3 लाख, सॉरी 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, या फिर आपकी 5 किस्त? तो यहां पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में दोस्तों? 3 किस्तों में आपका यहां पर दोस्तों 10 लाख रुपए की तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नॉर्मली जितनी भी योजनाएं आप देखोगे, अगर आपको तुक्का लगाना हो तो 3 ही लगाना दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर में 3 ही मिलेगी आपको। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, अगली योजना है हमारी हृदय योजना। तो दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना एकदम शानदार कंटेंट के साथ मैंने आपको करवा दी है। मुझे लगता है ये सवाल आपके पूछे जाएंगे। अब मैं आपको करवा रहा हूं हृदय योजना। हृदय योजना की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो हृदय जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूछी जा चुकी है, फिर से पूछी जा सकती है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। और इसका ध्येय वाक्य अगर आपसे पूछा जाए तो ध्येय वाक्य हो जाएगा विरासत शहरों की आत्मा को पुनः जीवंत करना। तो विरासत शहरों की आत्मा को पुनः जीवंत करना जो है दोस्तों, ये आपका ध्येय वाक्य हो जाएगा हृदय योजना का। तो हृदय योजना का ध्येय वाक्य क्या हो गया? विरासत शहरों की आत्मा को पुनः जीवंत करना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और फुल फॉर्म पूछी जाए तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अब आगे देखिए, हृदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हृदय योजना आप देख सकते हो दोस्तों, हृदय स्कीम, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसकी शुरुआत आपकी कब हुई? 21 जनवरी 2014 को, 21 जून 2015 को, 21 जुलाई 2015 को, या 21 जनवरी 2015 को? तो इसकी शुरुआत आपकी 21 जनवरी 2015 को हुई है दोस्तों। कब हुई है? 21 जनवरी 2015 को आपकी इसकी शुरुआत हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल, अब यहां पर एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। जैसे कि हृदय योजना का समापन जो है ये 31 मार्च 2019 को हुआ है। तो हृदय योजना का समापन अगर आपसे पूछा जाए तो 31 मार्च 2019 को इसका समापन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत आपकी 21 जनवरी 2015 को हो जाएगी। हृदय योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य है विरासत शहर के मूल स्वरूप को संरक्षित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न अवसर पैदा करके समावेशी विरासत संबंध शहरी विकास को बढ़ावा देना। यह आपको ध्यान रखना है। हृदय योजना का नोडल मंत्रालय निम्न में से है। तो हृदय योजना जो है दोस्तों, इसका नोडल मंत्रालय आपका क्या हो जाएगा? स्वायत्त शासन विभाग, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो ये क्या हो जाएगा आपका? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय हो जाएगा। उसका भी यही था, दीनदयाल का भी यही था, आपका हृदय का भी यही है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है भैया, अगर आपसे पूछा जाए राज्य में क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो वहां पर स्वायत्त शासन विभाग का। लेकिन यहां पर क्रियान्वयन यानी कार्यकारी एजेंसी जो होगी वो आपकी यूएलबी होगी। यहां पर कौन सी होगी? आपकी यूएलबी होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्बन लोकल बॉडी, जिसे हम कहेंगे शहरी स्थानीय निकाय, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये योजना जो है ये आपकी 100% केंद्र वित्त पोषित योजना है। तो ये आपकी 100% केंद्र वित्त पोषित योजना है हृदय योजना। और क्रियान्वयन या कार्यकारी एजेंसी आपकी कौन सी हो जाएगी? यूएलबी हो जाएगी। ध्यान रखना है, शहरी स्थानीय निकाय, यहां पर स्वायत्त शासन विभाग मत कर देना। अगला सवाल देखिए, हृदय योजना के लिए कुल कितने करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है? तो हृदय योजना में कितने करोड़ के बजट का प्रावधान है? 250 करोड़, 500 करोड़, 750 करोड़, या फिर आपका 1000 करोड़? तो हृदय योजना के तहत आपका 500 करोड़ का जो है दोस्तों वो प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हृदय योजना के 4 प्रमुख क्षेत्रों में शामिल नहीं है। तो 4 प्रमुख क्षेत्रों में आपका कौन कौन सा शामिल नहीं है यहाँ पर, ये आप बताइए। सांकेतिक घटकों में भौतिक अवस्थापना,
सांस्थानिक अविस्थापना, राजनीतिक अविस्थापना, सामाजिक अविस्थापना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपका फिजिकल वाला शामिल है, इंस्टीट्यूशनल वाला शामिल है और आपका सोशल वाला भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक वाला शामिल नहीं है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे एक बार देख लो। भौतिक यानी फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिकल और आपका सोशल। भौतिक, सांस्थानिक, आर्थिक और सामाजिक। और 4 घटक है ये आपके, और यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सारे सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल आपको याद होना चाहिए। हृदय योजना के प्रारंभिक चरण में कितने शहरों का चयन किया गया? तो प्रारंभिक चरण में कितने शहरों का चयन किया गया हृदय योजना में? 8, 12, 29, 32। तो दोस्तों हृदय योजना की बात की जाए तो 12 शहरों का चयन किया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से 12 है वो भी हम देख लेंगे। और दोस्तों 29 शहरों का चयन आपका किसमें किया गया है? तो राजस्थान के 29 शहरों का चयन जो है ये आपका अमृत मिशन में किया गया है। किसमें किया गया है? ये आपका अमृत मिशन में किया गया है। अमृत मिशन में टोटल 500 शहरों का चयन हुआ है, जिसमें से 29 शहर आपके राजस्थान के हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? जयपुर, जोधपुर या फिर आपका दोस्तों उदयपुर, अजमेर। तो कौन सा शहर शामिल है भैया? अजमेर शामिल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, हृदय योजना के अंतर्गत अजमेर शहर हेतु कितने करोड़ का बजट का प्रावधान है? तो कितने करोड़ का बजट का प्रावधान आपके अजमेर के लिए किया गया है दोस्तों? 10 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ या फिर 50 करोड़? तो ये 40 करोड़ किया गया है। 500 करोड़ में से 40 करोड़ जो है वो भैया अजमेर को प्रदान किए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हृदय योजना में शामिल नहीं है? तो कौन सा शहर यहाँ पर हृदय योजना में शामिल नहीं है? अजमेर। अब 12 शहर यहाँ पर शामिल है दोस्तों, तो 12 के 12 के नाम या आपको याद होने चाहिए, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। 12 शहर के नाम आपको पता होने चाहिए। अजमेर यहाँ पर शामिल है, बादामी भी यहाँ पर शामिल है दोस्तों, द्वारका गुजरात भी यहाँ पर शामिल है। तो अजमेर, बादामी और द्वारका यहाँ पर शामिल है, चंडीगढ़ यहाँ पर शामिल नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हृदय योजना से संबंधित निम्नलिखित शहर राज्य युग्म में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो कौन सा असुमेलित है? अमरावती यहाँ पर शामिल है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल सही बात है। वेलंकनी यहाँ पर शामिल है, लेकिन ये तेलंगाना से नहीं है, ये कहाँ से हो जाएगा आपका? तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेलंकनी तमिलनाडु का हो जाएगा। कांचीपुरम जो है ये भी तमिलनाडु का हो जाएगा। कांचीपुरम और आपका वेलंकनी यानी तमिलनाडु से आपके 2 शामिल है, और यूपी से भी आपके 2 शामिल है दोस्तों। यूपी से भी 2 हो जाएंगे आपके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी 2 शहर जिनके शामिल है वो आपके तमिलनाडु और यूपी हो जाएंगे। ठीक है, तो अमरावती यहाँ पर शामिल है, कांचीपुरम यहाँ पर शामिल है, वेलंकनी भी शामिल है, लेकिन ये तमिलनाडु होगा, यहाँ पर तेलंगाना नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तेलंगाना को तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वारंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वारंगल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और पूरी आपका उड़ीसा का जो है ये भी आपका सुमेलित है, यानी ये भी सही है, ये भी यहाँ पर शामिल है। तो वेलंकनी जो है ये तमिलनाडु का हो जाएगा, वारंगल जो है ये आपका तेलंगाना का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 12 शहर ध्यान रखने दोस्तों। हृदय योजना में चयनित 12 शहरों में से सर्वाधिक बजट 90 करोड़ किस शहर हेतु आवंटित किया गया? अमृतसर पंजाब, गया बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बादामी कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों, सर्वाधिक 90 करोड़ का बजट जो है ये किसको प्रदान किया गया? तो ये आपके दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम बजट किसको मिला है? 22 करोड़। तो न्यूनतम बजट 22 करोड़ जो है ये अमरावती और बादामी को दिया गया है। अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा और बादामी आपका कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अमरावती और बादामी को 22 करोड़ मिले हैं, अजमेर को 40 करोड़ मिला है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश जो है इसको दोस्तों 90 करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक मिले हैं। अगला सवाल देखिए, हृदय योजना की संस्थागत व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो हृदय योजना की संस्थागत व्यवस्था जो है, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा यहां से आपका। तो संस्थागत व्यवस्था कितने स्तरीय है? 1 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर मैं आपको बता दूं ये होगा द्विस्तरीय। ठीक है, एक तो आपका राष्ट्रीय स्तर होगा और एक आपका राज्य स्तर होगा। यानी कि हृदय योजना में संस्थागत व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो द्विस्तरीय है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो आपकी पहली हो जाएगी दोस्तों हृदय राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति, HNEC। ये आपको ध्यान रखना है। HNEC जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगी? आपकी राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगी हृदय राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति। ये एस से पता लग जाएगा आपको, एस से क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पर सचिव और मुख्य सचिव अध्यक्षता करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सचिव और मुख्य सचिव आपके अध्यक्षता करेंगे। और जबकि राष्ट्रीय मिशन निदेशालय है आपका एक, इसमें अध्यक्षता कौन करेगा? इसमें अपर संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी करेगा। ये अभी मैं राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, नाम से पता लग रहा है आपको, राष्ट्रीय मिशन निदेशालय, इसकी अध्यक्षता अपर या संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी करेगा। और NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये भी आपका राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 स्तर है आपके, और पहले स्तर में आपके तीन है दोस्तों। एक तो आपका राष्ट्रीय मिशन निदेशालय हो जाएगा और एक आपका हृदय राष्ट्रीय अधिकार समिति हो जाएगी। तो यहाँ पर सचिव और मुख्य सचिव होगा, और राष्ट्रीय मिशन निदेशालय में आपका
अपर या संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा। और शहरी की बात की जाए तो शहरी में आपका दोस्तों नगर स्तरीय परामर्शदात्री एवं निगरानी समिति होगी, और इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो जिला अधिकारी व नगर निगम आयुक्त, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये इसका क्रियान्वयन करेंगे। तो नगर स्तरीय परामर्शदात्री एवं निगरानी समिति में तो जिला अधिकारी और नगर निगम आयुक्त हो जाएगा, और शहरी मिशन निदेशालय में आपका निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या नगर निगम आयुक्त रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। शहरी मिशन निदेशालय में नाम से पता लग रहा है नगर आ जाएगा, यानी कि ये बात किसकी की जा रही है, शहरी स्थानीय निकाय की जा रही है। तो अब मैंने आपको बताया, जो ध्यान रखना आपको, एक स्तर तो हो जाएगा इसका राष्ट्रीय और एक स्तर हो जाएगा इसका शहरी स्थानीय निकाय स्तर। ठीक है, राज्य वाला नहीं होगा, वो मैंने गलत बोल दिया, शहरी स्थानीय निकाय स्तर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा जिला अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, और शहरी में हो जाएगा आपका कार्यपालक अधिकारी और नगर निगम आयुक्त। ठीक है, अब आगे देखिए, हृदय योजना में परियोजनाओं के निष्पादन हेतु, तो परियोजनाओं के निष्पादन हेतु आवंटित धनराशि के संबंध में असत्य कथन है। तो यहां पर असत्य कथन कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझ लीजिए, ये सवाल आपका 100% छपेगा। हृदय प्रायोगिक शहर परियोजना का कार्यान्वयन, इसमें 85%, बिल्कुल सही बात है। एनपीएमयू शहर पीएमयू स्थापना एवं प्रचालीकरण 3%, तो ये भी बिल्कुल सही है। धरोहर शहरों के लिए क्षमता निर्माण 4%, ये गलत हो जाएगा, यहां पर आपका 3% होगा दोस्तों। ठीक है, डीपीआर एवं विकास प्रबंधन योजनाएं 4% हो जाएगी। सूचना शिक्षा संचार 4% और प्रशासनिक व्यय आपका 1%। इनको कैसे याद रखोगे मैं आपको बता देता हूं। हृदय योजना में जो आपके निष्पादन हेतु आवंटित धनराशि है, उसमें हृदय प्रायोगिक शहर परियोजना में सबसे ज्यादा है 85%, और एनपीएमयू या शहर पीएमयू स्थापना प्रचालीकरण में, यानी प्रचालीकरण में 3% है, और आपकी धरोहर वाले में भी कितनी है, 3% है। ठीक है, प्रचालीकरण और आपकी धरोहर वाले में 3% है, जबकि डीपीआर और शिक्षा की बात की जाए तो इनमें 4% है, और प्रशासनिक व्यय में आपकी 1% हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो धरोहर शहरों के लिए क्षमता विकास हेतु आपका 3% हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, हृदय योजना में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कितनी किस्तों में निधि का आवंटन किया जाएगा, तो कितनी किस्तों में आपका हृदय योजना के द्वारा निधि का आवंटन किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया ज्यादातर में आपकी 3 ही किस्तें मिलेगी आपको, तो 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, और वो भी किस अनुपात में होगा, 20-60-20 के अनुपात में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात किसकी कर रहे हैं हम, हृदय योजना की कर रहे हैं। ठीक है, हृदय योजना में परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समझौता हुआ है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर त्रिपक्षीय करार हुआ है, तो ये किन किन के मध्य हुआ है, यूएलबी, राज्य और शहरी विकास मंत्रालय के मध्य यहाँ पर आपका त्रिपक्षीय करार हुआ है। तो यूएलबी, राज्य और शहरी विकास मंत्रालय के बीच में त्रिपक्षीय आपका करार हुआ है, और द्विपक्षीय करार राष्ट्रीय मिशन निदेशालय एवं एजेंसी के मध्य हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, त्रिपक्षीय करार किस किसके मध्य हुआ, यूएलबी, राज्य और शहरी विकास मंत्रालय के मध्य, द्विपक्षीय आपका राष्ट्रीय मिशन निदेशालय और एजेंसी के मध्य हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों योजनाएं एकदम अच्छे तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करवाई है। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, आपके दोस्तों तक भेजना दोस्तों इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।